नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। उन्होंने अधिक से अधिक यही सुना था कि कोई व्यक्ति कुछ सतही ज्ञान ही समझ पाया था। टाइम पैसेज के सक्रिय होने के बाद ये फैन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। इस बार समय धीमा होने के बजाय अंतरिक्ष लगातार मुड़ने लगा। जब तक एओजिमु और उनके साथी प्रतिक्रिया करते, तब तक वे हजारों मील दूर जा चुके थे। एओजिमु और उसके साथियों के चेहरे पर सदमे से भय का भाव बदल गया। एक और अत्यंत शक्तिशाली महानताओ, अंतरिक्ष मार्ग। यद्यपि यह समय बीतने जितना गहरा नहीं था, फिर भी यह कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं सके। समय और स्थान को मिलाकर ये परिवार का यह कुल नेता कौन था? इस समय वे चाहते थे कि जो भी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम कर रहा था, उसे मार दिया जाए। एक ओर समय और दूसरी ओर अंतरिक्ष। क्या यह उस छोटे पूर्वी कबीले का नेता है जिसके बारे में आपने बात की थी? हजारों मील दूर भले ही वे तीनों वापस आ जाएं, ड्रैगन कबीले के लिए भव्य संरचना को सक्रिय करने के लिए यह पर्याप्त समय होगा। अगले ही क्षण एक संरचना सामने आई जिसने ड्रैगन कबीले के पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया। ड्रैगन कबीले की रक्षा करने वाली भव्य संरचना अंततः सक्रिय हो गई। एओली ने उसी क्षण अपनी चाल चली जब ये फैन ने ऐसा किया और जितनी जल्दी हो सके भव्य संरचना को सक्रिय कर दिया। अब यदि कोई गहन अमर भी आक्रमण करे तो वे कुछ समय तक उसका सामना कर सकेंगे। एओली ने पास ही स्थित थ्री सीज ड्रैगन कबीले की ओर देखा और उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। युद्ध का मैदान अब ड्रैगन कबीले का था। एओम्यू की अंतिम चिंता समाप्त हो गई तथा उसकी सारी झिझक गायब हो गई, क्योंकि एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई जिसने गहन अमर शक्ति के प्रारंभिक चरण को प्रकट किया। 3 कुलों के 4 कुल नेताओं की साधना केवल गहन अमरता का प्रारंभिक चरण था, एओम्यू की तरह उन्नत नहीं। आपने ड्रैगन कबीले को धमकाया है, आज आप तीनों को हमें जवाब देना होगा, एओम्यू ने आत्मविश्वास से कहा। ये फैन के केवल स्वर्ण अमर क्षेत्र में होने के बावजूद एओम्यू आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उनके रिश्तेदार ये फैन के यहाँ होने से आज उन्हें हारना नहीं था। एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। एओम्यू ने एओजीमू से अकेले ही युद्ध किया, जबकि ये फैन ने दोनों सर्वोच्च बुजुर्गों का सामना किया। युद्ध के दुष्परिणामों के कारण यह स्थान अपूरणीय हो गया तथा एक विशाल ब्लैक होल में बदल गया, जिसने अपने आसपास की सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये फैन का स्टार पिकअप हैंड लगातार सक्रिय होता रहा, कभी कभी भयंकर हमला करता, जिससे दोनों सर्वोच्च बुजुर्गों को बहुत परेशानी होती। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें एहसास हुआ कि ये फैन उनके लिए कुछ भी करने में असमर्थ है। इसके अलावा ये फैन के लिए स्वर्ण अमर स्तर पर गहन अमर क्षेत्र की युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम होना पूरी तरह से उसकी अपनी क्षमताओं के कारण होने की संभावना नहीं थी। यह या तो किसी प्रकार का खजाना था या कोई गुप्त तकनीक। ऐसी चीजों की शक्ति अंततः समाप्त हो जाएगी। एक बार जब ये फैन अपनी ताकत समाप्त कर लेगा तो वह उनकी जीत का क्षण होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के विचारों को समझ लिया। किसी हताश युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं थी, वे बस ये फैन को थका देंगे। दोनों पुरुषों द्वारा लड़ाई से बचने के प्रयास का सामना करते हुए ये फैन की अभिव्यक्ति शांत रही। उनका अनुमान सही था, लेकिन गलत भी था। विश्व शक्ति वास्तव में ये फैन के लिए गहन अमर के खिलाफ तुरुप का इक्का थी। लेकिन ये फैन के तुरुप के पत्ते सिर्फ विश्व शक्ति तक ही सीमित नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये फैन ने भी अपनी विश्व शक्ति का बहुत सा खर्च कर दिया। जब विश्व शक्ति का 70% से अधिक उपभोग हो गया तो ये फैन ने अपनी गतिविधियां रोक दी। ये फैन को रुकते देख वे दोनों बहुत खुश हुए। उनके प्रतिरोध के कारण ये फैन का तुरुप का पत्ता अंततः समाप्त हो गया था। इसके बाद उनके पलटवार का समय आ गया। लेकिन अगले ही पल एक चौंकाने वाली ड्रैगन दहाड़ पूरे आकाश में गूंज उठी। आकाश में हजारों फीट लंबा एक विशालकाय ड्रैगन दिखाई दिया। नीला ड्रैगन परिवर्तन। इस स्तर पर एज्योर ड्रैगन परिवर्तन की शक्ति विश्व शक्ति से आगे निकल गई थी।
ये फैन का सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता था। वार्म अप समाप्त हो गया है, अब गंभीर होने का समय है। ये नाटकीय शब्द ये फान के मुंह से निकले। लेकिन दोनों सर्वोच्च बुजुर्गों को यह मजाक नहीं लगा, बस उन्हें एक डर सा महसूस हो रहा था। ये फैन द्वारा उत्सर्जित वर्तमान आभा ने उनमें भय पैदा कर दिया। मुख्य बात यह थी कि वे दोनों ड्रैगन कबीले से थे। ये फैन की खतरनाक आभा के तहत उन्हें जबरदस्त दमन का अनुभव हुआ। यदि वे अभी भी अपनी 70 से 80% शक्ति प्रदर्शित कर सकें तो यह पहले से ही काफी प्रभावशाली होगा। स्टार पिकअप हैंड का उपयोग अभी भी किया जाता था। हालांकि एज्योर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ड्रैगन पंजे द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टार पिकअप हैंड ने अधिक शक्ति दिखाई। एक ही हमले में दक्षिण सागर ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग एओलाई का मांस का एक टुकड़ा फट गया। घाव लगातार भरने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि ये फैन द्वारा छोड़ी गई अंतर्निहित नीला ड्रैगन शक्ति भी उनके शरीर में व्याप्त होने लगी तथा उनके भौतिक अस्तित्व को नष्ट करने लगी। हालांकि शुरुआत में वे उसे हरा नहीं पाए थे, लेकिन ये फान भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि वे थोड़े घबराए हुए थे, पर ज्यादा डरे हुए नहीं थे। लेकिन अब यह महसूस करते हुए कि ये फैन के पास उन्हें मारने की असली शक्ति है, एओलाई और उनके साथी अंततः डर गए। उनमें लड़ने की इच्छा भी खत्म हो गई, वे केवल भागना चाहते थे। ये फैन की ड्रैगन पूंछ के एक झटके से उसका शरीर तुरंत उनके ऊपर प्रकट हो गया। अपने पंजे के एक वार से उसने एओलाई के शरीर को छेद दिया। एक नीला मोती ये फैन द्वारा सीधे एओलाई के शरीर से छीन लिया गया था। यह ड्रैगन कबीले का मूल था, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु ड्रैगन बॉल। यदि ड्रैगन बॉल नष्ट हो गई तो ड्रैगन कबीले की पूरी खेती बिखर जाएगी। नहीं, मत करो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। एओलाई का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखें याचना भरी नजरों से ये फैन की ओर देखने लगीं। लेकिन ये फैन को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने ड्रैगन पंजे को निचोड़ा और तुरंत ड्रैगन बॉल को चकनाचूर कर दिया। एओलाई की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। संपूर्ण आकाश और पृथ्वी पर दुहक की भावना व्याप्त हो गई। इस प्रकार एक गहन अमर लोक का पतन हो गया। एक गहन अमर क्षेत्र के ड्रैगन कबीले का शरीर मूल्यवान था। इसका उपयोग कई उच्चस्तरीय अमर कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। ये फैन ऐसे अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। जब से ये फैन ने एज्योर ड्रैगन रूप का उपयोग किया है, तब से लड़ाई एक तरफा हो गई है। जल्द ही एक और गहन अमर ये फैन के हाथ में आ गया। ये फैन धीरे धीरे अपने मानव रूप में वापस आ गया और अपनी नजरें अंतिम व्यक्ति एओजिमू पर घुमाई। मूल रूप से ये फैन ने सोचा था कि एओजिमू एओम्यू के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। आखिरकार एओम्यू की साधना का स्तर एओजिमू की तुलना में थोड़ा मजबूत था। लेकिन उनके आश्चर्य की बात यह थी कि एओजिमू न केवल हारे बल्कि उन्होंने एओम्यू को दबा भी दिया। अगर ये फैन ने आज हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ये जिंगलों का भाग्य अच्छा नहीं होता। हालांकि अब जब ये फैन आ गया था तो वह निश्चित रूप से अपने पोते का बदला लेना चाहता था। ये फैन की नजर को महसूस करते हुए एओजिमू ने एक तेज गति से एओम्यू को पीछे धकेल दिया। इस समय एओजिमू के चेहरे की चिंता गायब हो गई और वह मुस्कुराने में भी कामयाब हो गया। उसकी आंखों में राहत की झलक थी, मानो उसने कोई निर्णायक निर्णय ले लिया हो जिससे वह आजाद हो गया हो। ये फैन, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उत्तरी सागर ड्रैगन कबीला इतना भाग्यशाली होगा। एओजिमू ने अपने दो मृत साथियों की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। ये फैन भी उत्सुक था, सोच रहा था कि एओजिमू अचानक आत्मविश्वास से भर गया है। हालांकि अगले ही पल एओम्यू का चेहरा बदल गया और यहां तक कि ये फैन की निगाहें भी भारी हो गईं। एओजिमू के शरीर से काली ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा बुरी तरंगों से भरी हुई थी। ये फैन ने तुरंत इसे दानव कबीले से जोड़ दिया, जिसका सामना उसने 10,000 सितारे द्वीप में दानव दुनिया सुरंग में किया था। लेकिन यह दानव कबीले की राक्षसी आभा के समान नहीं था, जो कि बुरी थी, जबकि एओजिमू पर राक्षसी ऊर्जा ने एक प्रकार का अंधकार प्रकट किया। इसके अलावा यह राक्षसी ऊर्जा ड्रैगन कबीले की आभा से भरी हुई थी। एओजिमू, तुमने वास्तव में ब्लैक ड्रैगन कबीले का पक्ष लिया था। एओम्यू का स्वर क्रोध से भरा था, मानो ब्लैक ड्रैगन कबीले का पक्ष लेना ड्रैगन कबीले में वर्जित था। इस बिंदु पर ये फैन को प्राचीन पुस्तकों में ब्लैक ड्रैगन कबीले का वर्णन याद आया। ड्रैगन कबीले में विभिन्न प्रकार के ड्रैगन सहअस्तित्व में थे, लेकिन ब्लैक ड्रैगन कबीला विशेष रूप से अनुपस्थित था, क्योंकि अब ब्लैक ड्रैगन कबीले को ब्लैक ड्रैगन कबीले के रूप में नहीं, बल्कि दानव ड्रैगन कबीले के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए। दानव कबीले में दानव ड्रैगन कबीला एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व है।
जब पैतृक ड्रैगन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गया था तो ऐसा लग रहा था कि वह दानव ड्रैगन कबीले के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। परिणामस्वरूप चार सागर ड्रैगन कबीले ने दानव ड्रैगन कबीले को लगभग प्राणघातक दुश्मन माना। भले ही एओजीमू ने उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले को निशाना बनाया था, एओम्यू इतना क्रोधित नहीं था क्योंकि यह ड्रैगन कबीले का आंतरिक मामला था। लेकिन अब एओजीमू दानव ड्रैगन कबीले का पक्ष ले रहा था, यह विश्वासघात था। एओम्यू को गुस्सा क्यों न आता? आओ म्यू, तुम्हें गुस्सा करने का क्या हक है? अगर तुम ये फान को नहीं लाए होते तो आज मेरी यह हालत न होती। एओजिमू पर काली ऊर्जा तीव्र हो गई और उसकी सुनहरी आंखें काली हो गईं। जैसे जैसे राक्षसी ऊर्जा ने आक्रमण किया, एओजिमू की आभा और अधिक मजबूत होती गई। प्राणी दानव कुल में शामिल होने के लिए इसलिए तैयार थे क्योंकि दानव कुल की राक्षसी ऊर्जा प्राणी की शक्ति को तेजी से बढ़ा सकती थी। बेशक तेजी से ताकत बढ़ाने के साथ साथ यह धीरे धीरे प्राणी की आध्यात्मिक आत्मा को भी नष्ट कर देगा और अंततः उसे एक शुद्ध राक्षस जानवर में बदल देगा। लेकिन फिर भी वहां असीमित जीव कतार में खड़े थे। हजारों या लाखों वर्षों तक किसी अड़चन में फंसे रहने के कारण हर कोई शांत नहीं रह सकता। कर्कश गर्जना के साथ एओजिमू सीधे ये फैन की ओर बढ़ा। तेजी से मजबूत होते एओजिमू का सामना करते हुए ये फैन को भी खुद को तैयार करना पड़ा। ये फैन को यह स्वीकार करना पड़ा कि एओजिमू राक्षसी ऊर्जा के साथ विलय के बाद शक्तिशाली था। एक बार फिर अपने एज़्योर ड्रैगन रूप में परिवर्तित होकर ये फैन भी एओजिमू की ओर बढ़ा। एओजिमू ने अपना अर्ध ड्रैगन रूप बनाए रखा। जाहिर तौर पर वह राक्षसी ऊर्जा से पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं होना चाहता था। आधे ड्रैगन रूप में रहते हुए भी एओजिमू को अपने एज़्योर ड्रैगन रूप में ये फैन के खिलाफ जाना पड़ा, जिससे एओजिमू को नुकसान हुआ। ये फैन की ड्रैगन पूंछ के एक झटके से एओजिमू उड़ गया। लेकिन ये फैन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जैसे जैसे नीला ड्रैगन की शक्ति क्षीण होती गई, ये फैन अनिश्चित काल तक नीला ड्रैगन रूप को बनाए नहीं रख सका। एक बार जब नीला ड्रैगन रूप गायब हो जाएगा तो ये फैन एओजिमू का मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक विचार के साथ ये फैन ने ये जिंतियन को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा, जिसमें उसे पहले ये जिनसेन और अन्य लोगों को ले जाने के लिए कहा गया। जहां तक खुद का सवाल है, वह एक गंभीर लड़ाई के लिए तैयार था। पिछले कुछ वर्षों में ये फैन को शायद ही कभी बराबरी की लड़ाइयों का सामना करना पड़ा था। इस बार यह अपनी सीमाओं को परखने का एक अच्छा अवसर था। मृत्यु के बारे में क्या? ये फैन ने कभी इस पर विचार नहीं किया था। समय और स्थान के दो महानताओं पर नियंत्रण के साथ ये फैन कभी भी भागने से नहीं डरता था। एओजिमू ने भी ये फैन की स्थिति पर ध्यान दिया और ठंडी हंसी उड़ाई। अब जब उसने दानव ड्रैगन की आभा को उजागर कर दिया था तो चांगमिन दुनिया में उसके लिए आराम करने की कोई जगह नहीं थी। यदि वह अभी तक ये फैन को मारने में सक्षम नहीं होता तो वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। सौभाग्य से एज़्योर ड्रैगन के रूप में ये फैन भी उसका मुकाबला नहीं कर सका, जिससे एओजिमू को राहत मिली। अंततः वह अपना बदला ले सका। एओजिमू का हमला तेजी से शक्तिशाली होता गया और उसके शरीर से काली ऊर्जा घनी हो गई। धीरे धीरे यह एओजिमू के मांस, शरीर और आध्यात्मिक आत्मा के साथ विलीन हो गया। एओजिमू ने यह भी नहीं देखा कि उसका आत्मनियंत्रण तेजी से कम हो रहा था। यह राक्षसी क्यूई द्वारा पूर्ण क्षरण का संकेत था। एक बार पूरी तरह क्षरण हो जाने पर एओजिमू ड्रैगन कुल का सा नहीं रह जाएगा, बल्कि ड्रैगन का शरीर धारण करने वाला एक राक्षसी जानवर बन जाएगा। दूसरी ओर काफी लोग पहले ही भागने लगे थे। उन्होंने समझ लिया कि यदि ये फैन अधिक समय तक नहीं टिक सका तो उनका विनाश निकट है। यह देखते हुए कि ये फैन अभी भी एओजिमू को रोके हुए था, यदि अभी नहीं तो उन्हें कब भागना चाहिए। ये फैन ने अपनी घटती हुई एज़्योर ड्रैगन शक्ति को महसूस करते हुए भागने का भी विचार किया। यद्यपि एओजिमू अधिक शक्तिशाली हो गया था, लेकिन ऐसी हिंसक राक्षसी क्यूई निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगी। उस समय तक मानव कबीले के कई शक्तिशाली लोग निश्चित रूप से एओजिमू को इस दुनिया में जीवित नहीं रहने देंगे। एओजिमू के लिए मृत्यु ही एकमात्र भाग्य था। तभी एओजिमू की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसकी आखिरी तार्किकता भी नष्ट हो गई क्योंकि वह पूरी तरह से एक राक्षस में बदल गया। जैसे ही एओजिमू पूरी तरह से गिर गया, उसकी शक्ति औपचारिक रूप से गहन अमरता के स्तर तक पहुंच गई। गहन अमरों ने महानताओं के फूलों पर महारत हासिल की, जबकि अमर सम्राटों के पास स्वर्ग और पृथ्वी उनके क्षेत्र के रूप में थे। उनके क्षेत्र में एक अमर सम्राट एक सच्चा विश्व निर्माता था। ये फैन को तब दिल में भारीपन महसूस हुआ जब उसने महसूस किया कि आसपास का स्थान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अरे, उसने अपने दुश्मन को कम करके आका था।
ये फैन ने अंतरिक्ष समय मार्ग और समय मार्ग में हेरफेर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यद्यपि अंतरिक्ष और समय मार्ग शक्तिशाली थे, ये फैन आखिरकार केवल एक स्वर्ण अमर था। एओजिमु के सामने, जो उससे दो प्रमुख क्षेत्रों से बहुत आगे था, सबसे शक्तिशाली महान ताओ भी बेकार था। दुविधा का सामना करने के बावजूद ये फैन शांत रहा। अब वह अभी तक चार लोकों में नहीं था। एक विचार के साथ ये फैन ने अपने शरीर में कबीले नेता की दिव्य कलाकृति स्पेस्टाइम डिस्क को सक्रिय कर दिया। वर्तमान स्पेस्टाइम डिस्क अमर क्षेत्र में एक शीर्ष कलाकृति के रूप में विकसित हो चुकी है। स्पेस्टाइम डिस्क में एक अंतरिक्ष मार्ग था जिसकी तुलना इस समय ये फैन भी नहीं कर सकता था। अंततः जब स्पेस्टाइम डिस्क को सक्रिय किया गया तो यह काम करने लगी। ये फैन का शरीर तुरंत हजारों मील दूर दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल ये फैन ने खुद को फिर से फंसा हुआ पाया। यद्यपि एओजिमु का डोमेन स्पेस्टाइम डिस्क को कैद नहीं कर सकता था, लेकिन एक अमर सम्राट के रूप में अपनी गति के साथ वह आसानी से ये फैन को पकड़ सकता था। भले ही उसने अपनी तर्कसंगता खो दी थी, एओजिमु अपने लक्ष्य को नहीं भूला, ये फैन को खत्म करना। इस लक्ष्य के साथ ये फैन और एओजिमु ने बिल्ली और चूहे का खेल शुरू कर दिया। ये फैन को ऐसा नहीं लगा कि एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में वह भाग नहीं सकता। इसके अलावा इसे पलायन नहीं बल्कि रणनीतिक वापसी कहा गया। ये फैन को पता नहीं था कि पीछा कितनी देर तक चलेगा। शुक्र है कि स्पेस्टाइम डिस्क काफी शक्तिशाली थी, अन्यथा ये फैन पहले ही पकड़ा जा सकता था। जैसे ही ये फैन इस स्थिति से थोड़ा थक गया था और उसकी एज़्योर ड्रैगन शक्ति वापस आ गई थी, वह एओजिमु के साथ अंतिम मुकाबला करने की योजना बना रहा था। पास के शून्य में एक प्रबल आभा तेजी से आ रही थी। जल्द ही ये फैन और एओजिमु के दृष्टि क्षेत्र के भीतर शून्य से एक आकृति उभरी। इस आकृति के उभरने के बाद उसने भौहें चढ़ाकर एओजिमु की ओर देखा, फिर एक ऐसी तकनीक चलाई जो ताओ कलाओं से भी बेहतर थी और सीधे एओजिमु पर बमबारी की। यद्यपि एओजिमु अमर सम्राट के स्तर तक पहुंच गया था, फिर भी इस हमले के कारण उसकी चीख निकल गई, उसकी आभा तुरंत फीकी पड़ गई और उसे गंभीर चोटें आईं। यह एक अमर सम्राट था जो स्पष्ट रूप से एओजिमु से अधिक शक्तिशाली था। अमर सम्राट की उपस्थिति के साथ एओजिमु का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ये फैन अत्यधिक उत्साहित नहीं था, इसके बजाय वह थोड़ा चिंतित था। उसे लग रहा था कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। जब ये फैन इस बात पर विचार कर रहा था कि भागना चाहिए या नहीं, जबकि अजीब अमर सम्राट एओजिमु से निपट रहा था, एओजिमु ने प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता पूरी तरह से खो दी थी। एओजिमु से निपटने के बाद अजीब अमर सम्राट ने ये फैन को बड़ी दिलचस्पी से देखा। ये फैन की साधना का स्तर भले ही स्वर्ग को धोखा देने और समुद्र पार करने के द्वारा प्रच्छन्न था, अमर सम्राट के स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने कोई उपयोग नहीं था। एक स्वर्ण अमर जो इतने लंबे समय तक एक अमर सम्राट का सामना कर सकता है। यद्यपि यह दानव ड्रैगन अमर सम्राटों में सबसे कमजोर था, फिर भी वह वास्तव में एक अमर सम्राट था। मैं आपके तरीकों के बारे में उत्सुक हूँ। मुझे अपना रहस्य बताओ और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। एओजिमु के प्रति जो भावना उसने अभी अभी अनुभव की थी वह वापस आ गई, यहाँ तक कि क्षेत्र की रुकावट भी अधिक भयानक थी। यहाँ तक कि अगर ये फैन स्पेस्टाइम डिस्क का उपयोग करता है तो इसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। एक चाल की दूरी भी 5000 मील तक नहीं पहुंच सकी। एक अमर सम्राट के लिए 5000 मील की दूरी उसके सामने होने से भिन्न नहीं थी। अब ये फैन के सामने जो स्थिति थी वह एओजिमु के सामने आई स्थिति से भी अधिक कठिन थी। ये फैन ने विचार किया कि क्या सीधे अराजकता मनका में वापस जाना चाहिए। अंतिम उपाय तक पहुंचने से पहले ये फैन इस पद्धति का उपयोग नहीं करना चाहता था। एक बार अराजकता मनका उजागर हो जाने के बाद ये परिवार के लिए पूरे चांगमिंग विश्व में कोई स्थान नहीं होगा। ये फैन की साधना ये परिवार के समृद्ध विकास पर आधारित थी। यदि यह अंतिम क्षण नहीं था तो ये फैन कैओस बीड का उपयोग करके छिपना नहीं चाहता था। तभी उस विचित्र अमर सम्राट ने अंततः अपना कदम उठाया। ये फैन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का स्थान तेजी से सिकुड़ रहा है और उसकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही ये फैन अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्पेस्टाइम डिस्क का फिर से उपयोग करने वाला था, स्क्वायर इंच माउंटेन टोकन जो लंबे समय से उसके स्टोरेज रिंग में अनुत्तरदायी था, अचानक जल उठा। एक पल में टोकन स्टोरेज रिंग से बाहर निकल गया और ये फैन के सामने आ गिरा। तभी टोकन से एक आकृति बाहर निकली। स्क्वायर इंच माउंटेन के मेरे शिष्य को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सचमुच साहसी हो। उस व्यक्ति की आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी बहुत प्रभावशाली थी। वह विचित्र अमर सम्राट जो अमर सम्राट को आसानी से दबा सकता था, इस आकृति को देखकर कांप उठा। यह अनियंत्रित भय था।
चांगमू बोधी के पुराने पूर्वज से मेरी आखिरी मुलाकात हुए काफी समय हो गया है। अमर सम्राट के बाद दालुओ अमर सम्राट थे और दालुओ अमर सम्राट के ऊपर ताओवादी पूर्वज थे। महान ताओ के पूर्वज 3000 लोगों में सर्वोच्च अस्तित्व। प्रत्येक ताओवादी पूर्वज की प्रतिष्ठा 3000 लोगों में सुविख्यात थी। प्रत्येक ताओवादी पूर्वज की अलग अलग शक्तियां थीं और उनकी नकल नहीं की जा सकती थी। इसलिए जब अमर सम्राट चांगमो ने बोधी पुराने पूर्वज को देखा तो वह बहुत डर गया। ये फैन भी उत्तेजित हो गया जब उसने अमर सम्राट चांगमो का बोधी प्राचीन पूर्वज के लिए संबोधन सुना। इस बार सचमुच उनके पास एक समर्थक था। एक ताओवादी पूर्वज 3000 लोगों में सर्वोच्च अस्तित्व। अब से वह उसका स्वामी होगा। ये फैन को कमोबेश यह अंदाजा था कि स्क्वायर इंच माउंटेन का टोकन न केवल एक प्रमाण पत्र था बल्कि बोधी ताओवादी पूर्वज द्वारा उसके लिए छोड़ा गया एक सुरक्षात्मक ताबीज भी था। यह सुरक्षात्मक आकर्षण केवल ये फैन द्वारा उपयोग किया जा सकता था जब वह एक निराशाजनक स्थिति का सामना कर रहा था। ये फैन ने हंसते हुए कहा, वह केवल एक स्वर्ण अमर क्षेत्र साधक था और फिर भी बोधी ताओवादी पूर्वज दिव्य सम्राट एओ झीमो के साथ उसके टकराव को एक गंभीर स्थिति नहीं मानता। बोधी ताओवादी पूर्वज एक शिक्षक के रूप में बहुत सख्त हैं। बोधी वृद्ध पूर्वज ने दीर्घ काष्ठ के अमर सम्राट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, शून्य में हाथ डाला और एक आकृति निकाली। गुआंग हान का सम्राट एकांतवास में था और अचानक खुद को एक अनजान जगह पर पाया। घबराकर उसने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली। तभी उसने देखा कि बोधी वृहद पूर्वज उसे और दीर्घकाष्ठ अमर सम्राट को भयभीत होकर देख रहे हैं। उसने तुरंत अपनी हरकतें रोक दीं और आदरपूर्वक बोधी वृहद पूर्वज को प्रणाम किया। चांगय अमर सम्राट के गुआंग हान महल छोड़ने के बाद आपका साहस बहुत बढ़ गया है। चांगय अमर सम्राट गुआंग हान पैलेस के संस्थापक थे। यद्यपि चांगय अमर सम्राट अमरों में सबसे शक्तिशाली नहीं था, फिर भी किसी भी अमर सम्राट ने गुआंग हान महल को उकसाने का साहस नहीं किया, क्योंकि चांगई परी के पीछे कई अमर सम्राट थे और यहाँ तक कि ताओवादी पूर्वजों का अस्तित्व भी था। लेकिन जब से चांगय अमर सम्राट प्राचीन आपदा में गायब हो गया, तब से गुआंग हान पैलेस धीरे धीरे गिरावट में आ गया है। गुआंग हान के सम्राट बोधी ताओवादी पूर्वज के शब्दों का अर्थ कैसे नहीं समझ पाए, वह भय से भर गए। लॉन्गवुड अमर सम्राट और बोधी पुराने पूर्वज के बगल में उस युवक को देखकर गुआंग हान के सम्राट को अनुमान हो गया कि क्या हुआ था। ऐसा अवश्य है कि लॉन्गवुड अमर सम्राट ने इस युवक को नाराज किया था और तब बोधी वृद्ध पूर्वज उसके लिए खड़े हुए थे, है न? क्या यह पक्षपात अधिकांश समूहों की विशेषता नहीं है? प्रतिरोध के बारे में क्या? गुआंग हान के सम्राट ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि जब चांगय अमर सम्राट आसपास था, तब भी गुआंग हान महल बोधी पुराने पूर्वज के प्रति अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। अकेले अपने जैसे छोटे गुआंग हान स्वर्गीय सम्राट की तो बात ही छोड़ दें। मैं उस व्यक्ति के भविष्य के मार्ग को निष्क्रिय कर देता हूं जिसने मेरे शिष्य को कोई वस्तु दी है। यह बहुत ज्यादा नहीं है ना? न बहुत ज्यादा, न बिल्कुल भी ज्यादा। यदि लॉन्गवुड अमर सम्राट अपना जीवन बचा सके तो यह सौभाग्य की बात है। हालांकि बोधी पुराने पूर्वज के शिष्य गुआंग हान के सम्राट ये फैन की ओर देखे बिना नहीं रह सके। बोधी ताओवादी पूर्वज ने कब दूसरा शिष्य ग्रहण किया? मानव कुल के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है। बोधी प्राचीन पूर्वज के शिष्य कम हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक 3000 लोगों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। अब उन्होंने एक और शिष्य बना लिया है। गुआंग हान के सम्राट ने जिस तरह से ये फैन को देखा, उसमें अब ईर्ष्या का भाव था। यदि वह बोधी प्राचीन पूर्वज का शिष्य बन सके तो वह स्वेच्छा से अपनी वर्तमान स्थिति और साधना स्तर को त्याग देगा। बोधी प्राचीन पूर्वज के शिष्यों में एक से अधिक ताओवादी पूर्वज हैं। जहां तक सम्राट गुआंग हान का प्रश्न है, वह मूलतः इस जीवन में अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। ताओवादी पूर्वज बनना अब लगभग असंभव है। ताओवादी पूर्वज की बात तो दूर, अमर सम्राट के राज्य में एक कदम भी आगे बढ़ना अत्यंत कठिन होगा। उसके हाथ की एक लहर से लॉन्गवुड अमर सम्राट के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अंधेरे में लॉन्गवुड अमर सम्राट को लगा कि उसका भविष्य का रास्ता बंद हो गया है। उसकी साधना का स्तर अमर सम्राट क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में हमेशा के लिए स्थिर रहेगा और फिर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्या लॉन्गवुड अमर सम्राट को कोई द्वेष था? उसके दिल में गहरी शिकायतें होंगी। हालांकि दूसरी ओर लॉन्गवुड अमर सम्राट काफी संतुष्ट था। यद्यपि उसकी उन्नति रुक गई थी, फिर भी कम से कम वह अभी भी जीवित था। ऐसा मत सोचिए कि अमर सम्राट के स्तर का साधक मृत्यु से नहीं डरता। साधक जितना अधिक वृद्ध होता है, उतना ही अधिक वह मृत्यु से डरता है।
गुआंग हान के सम्राट ने लांगवुड अमर सम्राट की भावनाओं की परवाह नहीं की, लेकिन अपनी निगाहें ये फैन पर घुमा दीं। यद्यपि गुआंग हान के सम्राट की निगाहें बहुत कोमल थीं, फिर भी ये फैन को भारी दबाव महसूस हुआ। आखिरकार ये फैन केवल स्वर्ण अमर क्षेत्र के स्तर पर था। वह अभी भी अमर सम्राट की स्थिति से बहुत दूर था। साथी ताओवादी, इस बार गलती मेरे गुआंग हान महल की थी। कृपया ये मुआवजा स्वीकार करें। अमर सम्राट गुआंग हान ने ये फैन को एक भंडारण अंगूठी सौंपी। ये फैन ने बोधि पुराने पूर्वज की ओर देखा। बोधि वृद्ध पूर्वज ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि ये फैन इसे स्वीकार कर सकता है। ये फैन के विचार स्टोरेज रिंग में चले गए। तुरंत वह अचंभित रह गया। सचमुच एक अमर सम्राट, यह बहुत उदार है। ये फैन ने सरसरी निगाह डाली स्वर्ग और पृथ्वी के अनंत खजाने। ये केवल कुछ ताओवादी आध्यात्मिक वस्तुएं ही नहीं हैं, बल्कि ये सभी ताओवादी कलाकृतियों और ताओवादी अमृतों को परिष्कृत करने की सामग्रियां हैं। अंत में ये फैन ने एक ताओवादी कलाकृति भी देखी। बहुत बढ़िया, यह एक मूल्यवान उपलब्धि है। एक बार फिर ये फैन ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि एक मजबूत समर्थक का होना काफी आरामदायक लगता है। अमर सम्राट गुआंग हान ने देर नहीं की। वह जल्द ही लॉन्गवुड अमर सम्राट के साथ चले गए। चांगमो, क्या तुममें नाराजगी है? अमर सम्राट गुआंग हान ने अचानक पूछा। लॉन्गवुड इमोर्टल मोनार्क एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से जवाब दिया, मैं अभी नाराज था, लेकिन अब नहीं हूं। अगर आपके मन में कोई नाराजगी नहीं है, तो यह अच्छी बात है। याद रखें, आपको न सिर्फ नाराजगी से बचना चाहिए, बल्कि खुश भी रहना चाहिए। यह एक अवसर है, एक अवसर। लॉन्गवुड इमोर्टल मोनार्क आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने जल्दी ही सब समझ लिया। हाँ, यह एक अवसर है। यह खबर कि ये फैन बोधि पुराने पूर्वज का शिष्य है, अब केवल वे ही जानते हैं। बोधि प्राचीन पूर्वज का शिष्य बनने का अर्थ निश्चित रूप से यह है कि ये फैन का भविष्य उज्ज्वल है। अगर मैं ये फैन के साथ अच्छे संबंध बना सकूं, ये फैन का एक व्यक्ति बन सकूं, तो क्या सभी समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी? यदि बोधि पूर्वज मेरे मार्ग में बाधा डाल सकते हैं, तो निश्चित रूप से वे इसे आसानी से बहाल भी कर सकते हैं। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए लॉन्गवुड अमर सम्राट के संदेह दूर हो गए। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते, तो उनके साथ शामिल हो जाइए। अब से मैं लॉन्गवुड अमर सम्राट ये फैन का सबसे वफादार साथी बनूंगा। जहां तक साथी के प्रकार का प्रश्न है, तो केवल लॉन्गवुड अमर सम्राट ही जानता है। इस बीच बोधि पुराने पूर्वज और ये फैन चांगमिंग क्षेत्र में गायब हो गए हैं। अब वे 3000 लोकों में से किसी में नहीं हैं, बल्कि बोधि प्राचीन पूर्वज द्वारा निर्मित एक अन्य लोक में हैं। यह दुनिया बहुत विशाल है। ये फैन को तो यह भी संदेह है कि यह दुनिया 3000 लोकों से छोटी नहीं है। एक पूर्णतया नई दुनिया बनाने की क्षमता दर्शाती है कि बोधि प्राचीन पूर्वज की शक्ति कितनी भयानक है। गुरु तुम्हें द्वार तक ले जाते हैं, साधना व्यक्ति पर निर्भर है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसे स्क्वायर इंच माउंटेन में ढूंढो। इसलिए इस दुनिया को स्क्वायर इंच माउंटेन कहा जाता है। बोधि पुराने पूर्वज की आकृति धीरे धीरे ये फैन के सामने से गायब हो गई, और ये फैन स्क्वायर इंच माउंटेन के चारों ओर घूमने लगा। ये फैन ने उड़ना नहीं चुना, बल्कि पैदल ही भटकता रहा। निचले जियान रैंक की आत्मा घास, यह अच्छा है, मैं इसे ले जाऊंगा। वह एक उच्च श्रेणी की शियान आध्यात्मिक वस्तु अभी अभी यहाँ छोड़ी गई। यह बहुत ज्यादा खर्चीला है, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये फैन धीरे धीरे एक दिशा में चल रहा था। रास्ते में बहुत सारी स्वर्गीय और सांसारिक आध्यात्मिक वस्तुएं थीं, जिससे ये फैन लगभग पागल हो गया। असाधारण, स्क्वायर इंच माउंटेन बहुत असाधारण है। इतनी सारी अच्छी चीजों के साथ कितने कबीले के लोगों को विकसित किया जा सकता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये फैन को अपने कुल के लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, इसलिए उसे सभी संसाधनों को संजोना होगा। आध्यात्मिक वस्तुओं के अलावा ये फैन को कई प्राणियों का सामना करना पड़ा। ये जीव ये फैन के लिए बहुत अनुकूल थे, जिसके कारण उसे लापरवाही से काम करने में शर्मिंदगी महसूस होती थी, जिससे बहुत सारी आध्यात्मिक वस्तुएं बर्बाद हो जाती थीं। शून्य में बोधि वृद्ध पूर्वज ये फैन के गुजरते हुए हंस के पंख नोचने वाले व्यवहार को देख रहे थे। उनके मुंह के कोने फड़कने लगे। बोधि पुरखे को तो यह भी संदेह होने लगा कि शिष्य बनाने का उनका निर्णय सही था या नहीं। ये फैन को एक अन्य आध्यात्मिक औषधि पर निशाना साधते देख बोधि वृद्ध पूर्वज अंततः इसे और सहन नहीं कर सके। अपने हाथ की एक लहर के साथ ये फैन गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो ये फैन की आंखों के सामने एक विशाल मीनार थी। इस पर 3 बड़े अक्षर लिखे हैं, 10,000 लोगों का टावर।
10,000 क्षेत्र का टॉवर एक जादुई हथियार और एक भव्य पुस्तकालय दोनों के रूप में कार्य करता है। टॉवर के भीतर 3,000 लोगों से अनगिनत दिव्य कौशल और ताओ कलाएं मौजूद हैं। दिव्य कौशल, ताओ कला, अमर कानून, दिव्य कानून। बोधि प्राचीन पूर्वज के पास एक शक्तिशाली दिव्य नियम है, 3 लोगों का स्वप्न। इस नियम के साथ बोधि पुराने पूर्वज के 3,000 लोगों में अनगिनत अवतार हुए। अतीत में ये फान जिससे मिला था वह बोधि प्राचीन पूर्वज के अनेक अवतारों में से एक था। 10,000 लोगों के टॉवर के अंदर सभी प्रकार की कलाएं मौजूद हैं जिन्हें बोधि पूर्वज ने अनंत युगों में प्राप्त किया था। यहाँ तक कि अन्य ताओवादी पूर्वज भी 10,000 लोगों के टॉवर को देखकर ईर्ष्यालु हो जाते थे। ये फैन 10,000 लोगों के टॉवर में स्थित विभिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में भी काफी उत्सुक था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक कदम बढ़ा और टावर में चला गया। स्क्वायर इंच पर्वत के शीर्ष पर बोधि के पुराने पूर्वज ने ये फैन को टॉवर में प्रवेश करते देख राहत की सांस ली। हालांकि उसे ये फैन द्वारा लिए गए संसाधनों की परवाह नहीं थी, लेकिन ये फैन की गति को देखते हुए कुछ समय दिया जाए तो वह शायद इंच की दुनिया के सभी संसाधनों को छीन सकता था। हर कीमत पर बचें, हर कीमत पर बचें। बोधि के पुराने पूर्वज अब यही चाहते थे कि ये फैन को वह कलाएं मिल जाएं जो वह चाहता था और फिर उसे तुरंत वहां से भेज दिया जाए। यदि यह आवश्यक नहीं था तो उसे ये फैन को इंच डोमेन में दोबारा नहीं आने देना चाहिए। 10,000 लोगों के टॉवर के अंदर एक छोटी सी दुनिया है। अनगिनत कलाओं को देखकर ये फैन का सिर घूम गया। ये फैन ने जितना अधिक अन्वेषण किया उतना ही उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसे किस मार्ग पर चलना है। दाओ फल को महान ताओ फूल के रूप में खिलने के लिए व्यक्ति को अपने दाओ फल को लगातार पोषित करने की आवश्यकता होती है। दाओ फल को पोषित करने के कई तरीके हैं। महान ताओ की प्राप्ति, आध्यात्मिक वस्तुएं, अमर ऊर्जा आदि सभी संभावनाएं थीं। 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, कई 100 वर्ष। अनजाने में ही ये फैन की उम्र 2000 वर्ष से अधिक हो गई थी। ये फैन लगभग भूल ही गया था कि उसने कितनी साधना तकनीकें और कलाएं सीखी थीं। ये सब उसकी जीविका बन गई थीं और ये फैन की नींव को लगातार मजबूत कर रही थीं। दिव्य कौशल, ताओ कला, ये फैन के लिए कम से कम उपयोगी थे। वास्तव में जब तक ये फैन चाहता वह कम समय में विभिन्न दिव्य कौशल और ताओ कलाओं का निर्माण कर सकता था। केवल अमर कानून ने ये फैन के लिए चुनौती पेश की। जहां तक ईश्वरीय कानून की बात है, ये फैन के पास वर्तमान में इसे समझने की योग्यता भी नहीं थी। अमर सम्राट के स्तर तक पहुंचे बिना मूलतः ईश्वरीय कानून को समझने की कोई आशा नहीं थी। 5-6 गहन कौशल, दिव्य कानून 8-9 गहन कौशल का एक सरलीकृत संस्करण शीर्ष अमर कानूनों में से एक है। यह गहन कौशल न केवल भौतिक शरीर को साधने की एक विधि है बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली युद्ध अमर नियम भी है। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के कानून तथा 2 भुजाएं, 6 छिद्र शीर्ष अमर कानून भी शामिल हैं। दूसरा विशुद्ध रूप से एक साधना अमर कानून, दालुओ कानून है। यह अमर कानून सीधे दालुओ अमर सम्राट के दायरे में विकसित हो सकता था जो बाहरी दुनिया में व्यावहारिक रूप से अप्राप्य था। लेकिन 10,000 क्षेत्र के टॉवर के अंदर आप इसे इच्छानुसार प्राप्त कर सकते हैं। 10,000 लोगों के टॉवर के भीतर अकेले ही हजारों अमर कानून थे। यहां तक कि हजारों दिव्य कानून भी थे। यह स्क्वायर इंच माउंटेन की गहन विरासत को दर्शाता है। ये फैन को 3,000 लोगों में बोधि पूर्वज की स्थिति के बारे में बेहतर समझ थी। स्क्वायर इंच माउंटेन में शामिल होना वास्तव में ये फैन के लिए एक महान अवसर था। 2 अमर कानूनों की प्रारंभिक समझ सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद ये फैन ने अपने थोड़े कठोर शरीर को फैलाया। इसके बाद इन दोनों साधना तकनीकों को पूरी तरह से अपना बनाने का समय आ गया। यद्यपि दोनों अमर कानून बहुत शक्तिशाली हैं, ये फैन के लिए उनका एकमात्र उपयोग अराजक निर्माता कैनन के विकास के लिए संसाधनों के रूप में काम करना है। ये फैन ने इस समय में अर्जित की गई समझ को अराजक निर्माता कैनन में एकीकृत किया। अराजक निर्माता कैनन, स्वर्ण अमर क्षेत्र। इस बार कैओटिक क्रिएटर कैनन के अपग्रेड को पूरा करने में ये फैन को 10 साल से भी कम समय लगा। बधाई हो मेजबान, दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए ये परिवार का शस्त्रागार 14 स्वर्ण अमर क्षेत्र पूरा हो गया है। आप इनाम का दावा कर सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का नियम, 3 सिर, 6 भुजाएं, 5-6 गहन शरीर। एक बार इन सभी अमर कानूनों के साथ प्रयोग करने के बाद ये फैन ने अपने कार्यों को रोक दिया। अब लगभग समय हो गया है, घर जाने का समय हो गया है। हालांकि ये फैन ने बहुत पहले ही ये जिंतियन और अन्य लोगों को अपनी सुरक्षा की खबर भेज दी थी, लेकिन इतने लंबे समय तक घर न लौटने के बाद ये फैन को अपने परिवार की थोड़ी याद आई।
टोकन निकालते ही उसके विचार बदल गए और ये फैन को सीधे इंच डोमेन से बाहर भेज दिया गया। ये फैन को जाते देख बोधि वृद्ध पूर्वज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये फैन अंततः चले गए। तुम अपने छोटे भाई के बारे में क्या सोचते हो? बोधि वृद्ध पूर्वज ने अपने पास लकड़ी काट रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से पूछा। यदि ये फैन यहाँ होते तो वह इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पहचान सकते थे, क्योंकि वह उससे तब मिले थे जब वह पहली बार इंच डोमेन में पहुंचे थे। उस समय ये फैन को इस आदमी द्वारा याद दिलाया गया था और उसने चौथे क्रम की हृदय शक्ति को सफलतापूर्वक समझा था। यह छोटा भाई बहुत ताकतवर है, उनकी ज्ञान प्राप्ति और साधना दोनों ही प्रतिभाएं प्रबल हैं। यद्यपि बोधि के पुराने पूर्वज ने शिष्यों को स्वीकार करते समय इन बातों को महत्व नहीं दिया था, फिर भी उनके उत्तराधिकारी को यह स्वीकार करना पड़ा कि ये फैन की प्रतिभा जबरदस्त थी। इतने कम समय में ये फैन ने सफलतापूर्वक एक साधना तकनीक बनाई जो पूरी तरह से उसकी अपनी है। यद्यपि यह साधना तकनीक वर्तमान में स्वर्ण अमर क्षेत्र में है, उनके उत्तराधिकारी की साधना के साथ यह देखा जा सकता है कि इस साधना तकनीक की क्षमता किसी भी दिव्य कानून से कमजोर नहीं है। भविष्य में जैसे जैसे ये फैन का साधना स्तर बढ़ेगा, यह साधना तकनीक संभवतः एक सच्चा दिव्य नियम बन जाएगी। छोटे भाई, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जैसे ही उत्तराधिकारी की आवाज धीमी हुई, इंच डोमेन एक बार फिर मौन में डूब गया। ये फैन को बस अंतरिक्ष और समय का घुमाव महसूस हो रहा था। उसकी दृष्टि वापस आने में न जाने कितना समय लगा। बोधि पुराने पूर्वज की क्षमता को देखते हुए टोकन स्वाभाविक रूप से एक सामान्य उत्पाद नहीं है। फिर भी वह लंबे समय तक टेलीपोर्टेड रहा। ऐसा लगता है कि स्क्वायर इंच माउंटेन 3000 लोगों से काफी दूर है। ये फैन ने टोकन आजमाया और पाया कि यह अब उसे स्क्वायर इंच माउंटेन तक नहीं ले जा सकता। क्या बकवास है! इसका क्या मतलब है? मेरा स्वागत नहीं किया जा रहा? ये फैन ने फैसला किया कि अगली बार जब वह स्क्वायर इंच माउंटेन पर जाएगा तो वह हर एक फूल तोड़ लेगा। सैकड़ों वर्षों से ये फैन को न देखे जाने के कारण ये परिवार बहुत उत्साहित था। कुछ जश्न मनाने के बाद ये फैन अपने कमरे में लौट आया। सिस्टम, इनाम का दावा करो। इसके बाद स्क्वायर इंच माउंटेन में ये फैन ने न तो शांति का दावा किया और न ही इनाम का। उस स्तर पर ताओवादी पूर्वज भयानक रूप से शक्तिशाली थे और यह अनिश्चित होने के बावजूद कि बोधि पुराने पूर्वज उन्हें देख रहे थे या नहीं, ये फैन किसी भी दोष को उजागर नहीं करना चाहता था। यह प्रणाली ये फैन का अंतिम उपाय था जिसे वह किसी को नहीं बताना चाहता था। बधाई हो मेजबान, पुरस्कार प्राप्त करने पर 3 स्थान। जियाओ लांग के पुराने पूर्वज को ये फैन एज्योर ड्रैगन द्वारा प्राप्त प्रणाली से स्थान पुरस्कार मिला था। एक एकल एज्योर ड्रैगन स्थान के साथ एज्योर ड्रैगन अद्वितीय प्रतिभा की एक इकाई बन गया। नीला ड्रैगन, जैसा कि अब है, पहले से ही अपने साधना स्तर में आकाश अमर शिखर तक पहुंच चुका था और स्वर्ण अमर से सिर्फ एक कदम दूर था। ये परिवार में इसे सर्वोच्च माना जाता था। अब अचानक 3 स्थान का पुरस्कार सामने आ गया था। इसका मतलब यह हुआ कि ये परिवार में 3 और शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं होंगी। ये 3 स्थान क्रमशः झूरोंग, गोंग गोंग और 5 महान पैतृक किलिनों में से एक पवन किलिन थे। 3000 लोगों में से प्रत्येक स्थान सर्वोच्च अस्तित्व का था। इस लहर में उड़ान भरो। गोंग गोंग झूरोंग, जो 12 महान पूर्वज चुड़ैलों में से हैं, सबसे मजबूत चुड़ैल जनजाति स्थान है। ये फैन ने ये 2 स्थान ये किंग और ये जिंक्यू को देने की योजना बनाई। आकाशीय चुड़ैल दुनिया, जहां वे वर्तमान में रहते थे, पर चुड़ैल जनजाति का प्रभुत्व था। यदि वे दोनों पूर्वज चुड़ैल का दर्जा प्राप्त कर लें तो चुड़ैल जनजाति में वे निश्चित रूप से शीर्ष पर होंगी। भविष्य में यदि ये परिवार चुड़ैल जनजाति में घुसपैठ करता है तो ये दोनों सबसे अच्छे अंदरूनी सूत्र होंगे। हालांकि ये फैन थोड़ा चिंतित था क्योंकि पानी और आग असंगत हैं। मूलतः गोंग गोंग और झूरोंग के बीच चुड़ैल जनजाति में सबसे खराब संबंध थे। यदि ये जिनक्यू और उसकी पत्नी इन 2 स्थितियों के साथ विलीन हो जाएं तो क्या यह अजीब नहीं होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फैन केवल खुद को सांत्वना दे सकता था। जहां तक अंतिम विंड किलिन स्थिति का सवाल है, ये फैन ने इसे अपनी पत्नी सुयान को देने की योजना बनाई। जीवन और मृत्यु के द्वार के भीतर सुयान का दर्जा ऊंचा होता जा रहा था। यदि उसके पास एक मजबूत स्थिति होती तो यह सुयान के लिए जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च पद तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण सहायता होती। ये परिवार अब सभी मोर्चों पर विकास कर रहा था। वे न केवल अपने स्वयं के पारिवारिक उद्योग को विकसित करना चाहते थे, बल्कि वे लगातार 2 महत्वपूर्ण शक्तियों, चुड़ैल जनजाति और जीवन और मृत्यु के द्वार को भी अपने उद्योग में शामिल कर रहे थे।
ऐसा कहा जाता है कि पूर्वी महाद्वीप में जीवन और मृत्यु का द्वार लगभग ये परिवार का प्रभुत्व वाला क्षेत्र बन गया था। जीवन और मृत्यु के द्वार पर आधे से अधिक साधक ये परिवार से थे। सुयान का एक शब्द संप्रदाय गुरु के शब्द से भी अधिक उपयोगी था। ये फैन ने सबसे पहले सुयान को बुलाया और उसे इस्तेमाल करने के लिए विंड किलिन की स्थिति सौंप दी। सुयान के भीतर का आभामंडल तुरंत बदल गया और अधिक गहरा हो गया। पवन किलिन की रक्तरेखा जागृत होने लगी। इसके अलावा ये फैन व्यक्तिगत रूप से स्काई विच वर्ल्ड में गया और ये किंग और ये जिनक्यू को 2 स्थितियां सौंपीं। इसके अलावा उन्होंने उनके उपयोग के लिए कई उच्चस्तरीय चुड़ैल उपकरण, शीर्षस्तरीय अमर कलाकृतियों के बराबर अवशेष भी तैयार किए। वे वर्तमान में जो उपयोग कर रहे थे वह अभी भी उच्च श्रेणी के चुड़ैल उपकरण थे। चुड़ैल जनजाति अभी भी कलाकृतियों के शोधन के क्षेत्र में बहुत कमजोर थी, मानव कबीले के समान स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं। स्काई इमोर्टल पीक पर उनकी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए एक बेहतर चुड़ैल उपकरण का उपयोग करने की क्षमता चुड़ैल जनजाति में पहले से ही प्रभावशाली थी। आखिरकार दिव्य डायन संप्रदाय के सदस्यों की नजर में उन दोनों के पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं थी। वे अपनी किस्मत बदलने के लिए पूरी तरह से अपनी असाधारण प्रतिभा पर निर्भर थे। जब दोनों दिव्य चुड़ैल संप्रदाय में वापस लौटे तो उन्होंने तुरंत अपनी स्थिति के साथ विलय करने का फैसला किया। इन वर्षों में अन्य दुनियाओं पर विजय पाने की इच्छा के कारण दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के भीतर प्रतिस्पर्धा तेजी से उग्र हो गई थी। हालांकि कुछ कारणों से स्काई विच वर्ल्ड ने अभी तक चांगमिंग वर्ल्ड पर कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन परिणाम स्पष्ट था, एक दिन आकाशीय चुड़ैल दुनिया कार्रवाई करेगी। इसलिए दिव्य चुड़ैल संप्रदाय में सभी शिष्यों का ध्यान अभी भी मोहरा सेना की स्थिति पर केंद्रित रहा। ये किंग और ये जिनक्यू भी इस पद के लिए प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन उनके लाभ बहुत अधिक नहीं थे। चुड़ैल जनजाति के भीतर ऐसे कई साधक थे जो इन दोनों से कमतर नहीं थे। आखिरकार वे एक शक्तिशाली संप्रदाय से संबंधित थे जिसमें गहन अमर और यहाँ तक कि अमर राजा भी थे। प्रतिभाओं की प्रचुरता थी। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के शीर्ष 10 शिष्यों की वर्तमान सूची में ये जिनक्यू 6ठे स्थान पर हैं, जबकि ये किंग 9वें स्थान पर हैं। केवल शीर्ष 3 को ही मोहरा सेना का नेता बनने का मौका मिला, हालांकि वह अतीत में था। अब ये किंग और ये जिनक्यू पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। स्थितियों के एकीकरण के साथ ये जिनक्यू और ये किंग के भीतर चुड़ैल जनजाति की रक्तरेखा उबलने लगी और लगातार विकसित होने लगी। आकाशीय चुड़ैल दुनिया में वर्षों के दौरान वे उस परिष्कृत रक्त की बूंद के मूल मालिक को समझ गए थे जिसके साथ उन्होंने एकीकरण किया था। बोफू, जिसे कुआफू के नाम से भी जाना जाता है, वह प्राचीन चुड़ैल जनजाति में एक महान चुड़ैल थी जो 12 पूर्वज चुड़ैलों के अंतर्गत सबसे उत्कृष्ट अस्तित्व थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे कुआफू के वंश से थे, इसलिए भगवान मार्शल संप्रदाय ने उन दोनों पर इतना ध्यान दिया। लेकिन आखिरकार एक महान चुड़ैल सिर्फ एक महान चुड़ैल है। एक पूर्वज चुड़ैल के सामने यह कुछ भी नहीं था। गोंग गोंग ने दुनिया के सारे पानी को नियंत्रित किया, झूरोंग ने दुनिया की सारी आग को नियंत्रित किया। इन 2 महान ताओ पर वे अस्तित्व थे जिन्हें पूर्वजों के रूप में माना जाता था। लोग हमेशा कहते हैं कि एकल ताओ कमजोर है, लेकिन जब एक ताओ को अंत तक समझा जाता है तो वह किसी भी अन्य ताओ से कमजोर नहीं होगा। ये जिनक्यू और ये किंग के भीतर महान ताओ की समझ धीरे धीरे खत्म होने लगी और अंततः जल और अग्नि के दोहरे ताओ में परिवर्तित हो गई। उन दोनों से पूर्वज चुड़ैलों की अनोखी आभा निकलने लगी। यह आभा बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी। दोनों की खेती का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। हालांकि जब वे बंद दरवाजे के पीछे साधना कर रहे थे, दिव्य चुड़ैल संप्रदाय अराजकता में उतरने लगा। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सुनहरी घंटी धीरे धीरे बजने लगी। 1 बार, फिर 2 बार करो, अंत में यह 9 बार बजा, जिससे पूरा दिव्य चुड़ैल संप्रदाय कंपनित हो गया। पंगु के 9 टोल एक पूर्वज चुड़ैल के आगमन का संकेत। यह दिव्य चुड़ैल संप्रदाय में प्रचलित एक प्राचीन भविष्यवाणी थी। पहाड़ की चोटी पर लगी घंटी आदिकालीन स्वर्गीय खजाने पंगु घड़ी की प्रतिकृति थी और दिव्य चुड़ैल संप्रदाय की सबसे बहुमूल्य संपत्ति थी। पंगु घड़ी की प्रामाणिकता पर किसी को संदेह नहीं था, इसलिए केवल एक ही संभावना थी, पूर्वज चुड़ैल का वंश वास्तव में जागृत हो गया था। तो फिर ये जागृत पूर्वज चुड़ैलें कहाँ थीं? चुड़ैल जनजाति के सदस्य काले वस्त्र पहनकर पंगु घड़ी के चारों ओर नृत्य करने लगे। ये चुड़ैल पुजारी थे जो चुड़ैल जनजाति के भीतर एक विशेष व्यवसाय था। वे जिस चीज में सबसे अधिक निपुण थे वह थी भविष्यवाणी। यह मानव कुल की क्यूई अवलोकन तकनीक के समान है,
लेकिन यह चुड़ैल जनजाति की और भी अधिक विशेषता है, जिसमें अधिक सटीक परिणामों के लिए पौराणिक चुड़ैल देवताओं का आह्वान करना शामिल है। छटपटाहट। प्रमुख चुड़ैल पुजारी ने अचानक मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हालांकि चुड़ैल पुजारी को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, बल्कि वह उत्साहित लग रहा था। पूर्वज चुड़ैलों की रक्तरेखाएं हमारे भगवान मार्शल संप्रदाय के भीतर हैं, और उनमें से 2 हैं। इसके अलावा वे एक विवाहित जोड़े हैं। चुड़ैल पुजारी के ये शब्द कहने के बाद वह और अधिक नहीं टिक सका और बेहोश हो गया। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के उच्च अधिकारी इस खबर से स्तब्ध रह गए और होश में नहीं आ सके। 2 पूर्वज चुड़ैल वंश दोनों भगवान मार्शल संप्रदाय में रहते हैं और एक विवाहित जोड़े हैं। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय ने ऐसा क्या कर्म किया था कि एक नहीं बल्कि 2 पूर्वज चुड़ैल वंशों की उपस्थिति का हकदार हो गया। अगले ही क्षण पूरा दिव्य चुड़ैल संप्रदाय आगे बढ़ने लगा तथा रक्तरेखा की जांच शुरू कर दी गई। यह भी नहीं, यह भी नहीं, या यह भी नहीं। सभी की जांच करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। गॉड मार्शियल संप्रदाय में किन शिष्यों की अभी तक जांच नहीं हुई है? हमारे संप्रदाय में 2 शेष हैं, ये जिंक्यू और ये किंग। सभी की निगाहें उनकी ओर खिंची चली गईं। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के साधक ये जिंक्यू और ये किंग उनके लिए अजनबी नहीं थे। उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट थी और वे सुप्रसिद्ध थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एक विवाहित जोड़ा थे। एक विवाहित जोड़ा। चुड़ैल पुजारी के अंतिम शब्दों को याद करते हुए अधिकारियों ने तेजी से तैनाती शुरू कर दी। सब कुछ उनके अंतिम शब्दों से बिल्कुल मेल खाता था। एक संयोग तो संयोग हो सकता है, लेकिन क्या इतने सारे संयोग मिलकर भी संयोग हो सकते हैं? देव मार्शल संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने और अधिक विलंब करने का साहस नहीं किया और वे उस गुफा भवन की ओर दौड़े जहां दंपति बंद कमरे में साधना कर रहे थे। क्या मुझे जाकर उन्हें बुलाना चाहिए? एक उच्च पदस्थ चुड़ैल जनजाति सदस्य ने बोलना शुरू किया, लेकिन दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख वू चांग ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया। कोई जरूरत नहीं। यह पक्का है, वू चांग ने पहले ही गुफा घर के अंदर से आने वाली आभा को महसूस कर लिया था, जिसने उसके अपने वंश को भी घुटन में डाल दिया था। वह दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के प्रतिष्ठित संप्रदाय मास्टर और एक विशेषज्ञ शिखर गहन अमर। एकमात्र वंश जो उसे दबा सकता था वह था पूर्वज चुड़ैल वंश। और क्या हो सकता था? सर्वशक्तिमान पंगु ने दया दिखाई, जिससे हमारे दिव्य चुड़ैल संप्रदाय को एक नहीं बल्कि 2 पूर्वज चुड़ैल वंशों को जन्म देने की अनुमति मिली। हर किसी को अपनी साधना के दौरान 2 पूर्वज चुड़ैल दिव्य बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। चुड़ैल जनजाति के लिए पूर्वज चुड़ैल बच्चों का महत्व स्वयं स्पष्ट है। हर कोई सतर्क हो गया और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वज चुड़ैल बच्चों की वृद्धि सुनिश्चित की जाए। सब कुछ लगभग तैयार था और वे जल्द ही चांगमिंग विश्व पर हमला करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन इस समय वू चांग हिचकिचाया। आकाश चुड़ैल दुनिया के 3 प्रमुख संप्रदायों ने चांगमिंग दुनिया पर हमला करने की योजना बनाई। इसका कारण भी संप्रदायों का बेहतर विकास था। लेकिन अब दिव्य चुड़ैल संप्रदाय में पूर्वज चुड़ैल बच्चे हैं। भविष्य में वे कम से कम अमर सम्राट के स्तर पर होंगे। यहाँ तक कि अगर वे अपने पूर्वज चुड़ैल वंश को पूरी तरह से सक्रिय कर लें तो भी संभावना है कि वे महान चुड़ैल पूर्वज बन सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब तक दिव्य चुड़ैल संप्रदाय लगातार विकसित होता रहेगा, यह अंततः 3000 लोगों के शिखर पर पहुंच जाएगा। इस मामले में क्या चांगमिंग विश्व पर हमला करने का अभी भी कोई मतलब है? मानव कुल कमजोर नहीं है। अगर वे असफल हो गए तो क्या दिव्य डायन संप्रदाय इसके परिणाम भुगत पाएगा? शायद वे चांगमिंग विश्व पर हमले की गति धीमी कर दें। जहां तक अन्य 2 संप्रदायों के सहमत होने या न होने का प्रश्न है, यह दिव्य डायन संप्रदाय का कोई मामला नहीं है। आकाश चुड़ैल दुनिया के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में देव मार्शल संप्रदाय को पहले संप्रदाय होने की संभावित प्रतिष्ठा प्राप्त है, इसलिए यह अन्य 2 संप्रदायों से डरता नहीं है। अचानक वू चांग ने एक निर्णय लिया। चांगमिंग विश्व पर आक्रमण की योजना को अस्थायी रूप से धीमा करें। कम से कम 1000 साल के भीतर चांगमिंग विश्व पर हमला मत करो। वे तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि दोनों पूर्वज चुड़ैल बच्चे बड़े नहीं हो जाते। तब तक यदि 2 पूर्वज चुड़ैल बच्चे बड़े हो जाते हैं और दिव्य चुड़ैल संप्रदाय को चांगमिंग दुनिया पर हमला करने के लिए प्रेरित करते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? दिव्य डायन संप्रदाय का भविष्य उज्जवल है। वू चांग का भाग्य बहुत अच्छा था। वह एक युग के चुड़ैल पूर्वज के उदय का गवाह बन सका। चांगमिंग दुनिया के लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये फैन के अनजाने कदम के कारण चांगमिंग दुनिया की तबाही हजारों वर्षों के लिए स्थगित हो गई थी।
ये किंग और ये जिनक्यू की पूर्वज चुड़ैल संतान के रूप में पहचान की पुष्टि करने के बाद दिव्य चुड़ैल संप्रदाय ने तुरंत एक कबीले की बैठक बुलाई और भगवान की संतान के रूप में उनकी पहचान की घोषणा की। मानव कबीले के विपरीत चुड़ैल जनजाति की सोच अधिक प्रत्यक्ष है। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय में किसी भी चुड़ैल ने दोनों के भगवान की संतान बनने का विरोध नहीं किया। चुड़ैल पूर्वज का रक्त उनके दिलों में सर्वोच्च है। उनका मानना था कि भविष्य में पूर्वज चुड़ैल बच्चों का अनुसरण करना चुड़ैल बच्चों के लिए सौभाग्य की बात होगी। ये किंग और ये जिनक्यू की उपस्थिति ने उनकी साधना के उत्साह को भी उत्तेजित कर दिया। हर कोई पहले से भी अधिक कठिन साधना कर रहा था, इस डर से कि वे दोनों ईश्वर की संतानों से बहुत पीछे रह जाएंगे और उनके अधीन डायन योद्धा बनने में असफल हो जाएंगे। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के माहौल में अचानक परिवर्तन को देखते हुए वो चांद ने संतोष के साथ सिर हिलाया। जहां तक जीवन और मृत्यु के द्वार की बात है, अब जबकि पूर्वज चुड़ैल बच्चे दिव्य चुड़ैल संप्रदाय में प्रकट हो गए हैं, हमें अब आपसे डरने और प्रलोभन में आने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवन और मृत्यु के द्वार, निश्चित रूप से आपका अस्तित्व हमारे पूर्वज चुड़ैल बच्चों से अधिक प्रतिष्ठित नहीं है ना? मानो उसने वो चांद की पुकार सुन ली हो। जीवन और मृत्यु के द्वार की पूर्वी महाद्वीप शाखा के भीतर हवा के झोंके शून्य से प्रकट हुए और सुयान के शरीर में विलीन हो गए। अवशोषण प्रक्रिया उससे बहुत अलग नहीं थी जिससे ये किंग और अन्य लोग गुजरे थे। सुयान की योग्यता और साधना का स्तर लगातार सुधर रहा था। सुयान के शरीर के अंदर एक अतिरिक्त शक्ति भी थी, पवन किलिन का रक्तवंश, जो कि 5 मूल किलिन पूर्वजों में से एक था। किलिन दुनिया के सभी जानवरों को नियंत्रित करता है और इसकी स्थिति अत्यंत महान है। विशेषकर हजारों साल पहले आई तबाही के बाद किलिन कबीले को ड्रैगन कबीले की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ा। अब शुद्ध रक्त रेखा वाले किलिन को देखना भी दुर्लभ है। किलिन पूर्वज के रक्त रेखा वाले को तो छोड़ ही दीजिए। जैसे ही सुयान का वंश जागृत हुआ, वू जियांग के पूर्वज द्वारा सुयान के शरीर के अंदर छोड़े गए निशान ने भी कार्य करना शुरू कर दिया। जब वू जियांग के पूर्वज ने दूर से सुयान के शरीर में हवा की किलिन रक्त रेखा को महसूस किया तो वह आश्चर्यचकित हो गया। यह शुद्ध पवन किलिन वंश पहले वाले बूढ़े की तुलना में बुरा नहीं है, वू जियांग के पूर्वज ने बड़बड़ाते हुए कहा। उनके विचार हजारों साल पहले लौट गए। उन्होंने उस समय हुई तबाही को देखा था और इसमें शामिल लोगों में से एक थे। पवन का मूल मार्ग, जिसे पवन किलिन नियंत्रित करता था, वू जियांग के लिए एक अच्छा मेल था। हवा भी एक अमूर्त और निराकार चीज है। उस समय वू शियांग ने विंड किलिन को अपना उत्तराधिकारी बनाने पर भी विचार किया था। दुर्भाग्य से किलिन वंश के सभी लोग जिद्दी थे और उनके लिए वू शियांग के विचार से सहमत होना असंभव था। अंततः वे आपदा में नष्ट हो गए। वू जियांग को हमेशा इस बात का अफसोस रहा। पवन किलिन के निधन के बाद वू जियांग ने सोचा कि उसे फिर कभी कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अब पवन किलिन के वंश के साथ एक और जागृत प्राणी होगा और वह वंश इतना शुद्ध होगा। और वू शियांग के लिए सबसे अच्छी खबर यह थी कि किलिन प्राचीन पूर्वज के विपरीत यह जागृत प्राणी जीवन और मृत्यु के द्वार से संबंधित था। वू शियांग को उसे मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यह उनके उत्तराधिकारी के लिए एकदम सही उम्मीदवार था। अगले ही क्षण पूर्वी महाद्वीप शाखा में बचा हुआ वू जियांग का अवतार तुरंत सक्रिय हो गया। जब वू शियांग की सांस प्रकट हुई तो शाखा में सभी लोग उत्साहित हो गए। उनके लिए वू जियांग उनका विश्वास था। अब जब वे अपने विश्वास की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे तो वे उत्साहित क्यों न हो। यदि आसपास हृदय शक्ति का अभ्यास करने वाले साधक होते तो वे देखते कि इन साधकों से आस्था की डोरियां निकलती और वू शियांग के शरीर में विलीन हो जाती। विश्वास नियंत्रण के अन्य तरीकों की तुलना में कहीं अधिक भयावह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आस्था अपने अनुयायियों के हृदय और शरीर को अपने जाल में फंसा लेती है। जब ये परिवार के साधकों को वू शियांग की उपस्थिति का एहसास हुआ तो वे घबरा गए। यह बूढ़ा आदमी इस समय पूर्वी महाद्वीप शाखा में क्या कर रहा था? ये परिवार निश्चित रूप से इस समय गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ के धनवानों के साथ विवाद नहीं कर सकता। यद्यपि वे अपने हृदय में असंतुष्ट थे, तथापि जीवन और मृत्यु के द्वार के अक्षय खजाने के बारे में सोचकर सभी लोग उत्साहित होने लगे। ये परिवार के प्रत्येक साधक को ये फैन द्वारा हृदय शक्ति का अभ्यास करने की आवश्यकता थी। यद्यपि उनकी हृदय शक्ति का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, फिर भी यह विश्वास की शक्ति की नकल करने के लिए पर्याप्त था। ये परिवार के साधक अन्य जीवन मृत्यु द्वार साधकों की तुलना में अधिक कट्टरता से कार्य करने लगे। वू जियांग, तुम मेरे भगवान हो। जीवन और मृत्यु के द्वार के साधकों के रवैये को महसूस करते हुए वू शियांग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वह विश्वास की शक्ति से जीवों को नियंत्रित करने की उनकी विधि से बहुत प्रसन्न थे।
सुयान कहाँ है? वुजियान ने अपना सिर घुमाया और शाखा मास्टर से पूछा। इस समय सुयान अंततः प्रकट हुई। वुजियान को नमस्कार, आप मेरे भगवान हैं, सुयान बिना किसी हिचकिचाहट के बोला। वुजियान ने भी सुयान का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसकी दिव्य भावना सुयान पर छा गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह उसके नियंत्रण से फिसल नहीं गई थी। वुजियान ने अंततः राहत की सांस ली। बेशक यह एक नियमित निरीक्षण था। वुशियांग को कभी विश्वास नहीं हुआ कि आकाश अमर शिखर पर मानव कुल का कोई साधक उसके नियंत्रण से बच सकता है, भले ही इस मानव कुल साधक ने पवन किलिन रक्तवंश को जागृत कर दिया हो। तुम सुयान हो? बहुत अच्छा, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो? वुजियांग का शिष्य? ये शब्द सुनकर सुयान को भी विश्वास नहीं हुआ। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी मैं जीवन और मृत्यु के द्वार के ऊपरी पायदान तक भी नहीं पहुंच सका। अब मैं वुजियांग के पूर्वज का प्रत्यक्ष शिष्य हूँ, क्या मैं उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ? यह कैसी ईश्वरीय साजिश का विकास हो गया है? इस बिंदु पर सुयान ने अंततः पवन किलिन की स्थिति के बारे में सोचा जो ये फैन ने उसे प्रदान की थी। परिवर्तनों के इस दौर में वुशियांग के पूर्वज की रुचि को जगाने वाली एकमात्र बात यह थी कि उसका पवन किलिन की स्थिति के साथ विलय हो गया था। ये फैन सचमुच अविश्वसनीय है। मुझे इस बार उसे उचित इनाम देना चाहिए। यह देखकर कि सुयान ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, वुजियांग के पूर्वज ने फिर से कहा, तुम तैयार नहीं हो? गुरु को ऐसा लगा जैसे वह वुशियांग के झूठे पूर्वज को देख रहे हों। वुशियांग के पूर्वज पहले कभी दयालु व्यक्ति नहीं रहे। जीवन और मृत्यु के द्वार के साधकों का जीवन और मृत्यु उनके लिए बस एक विचार की दूरी पर है। गुरु, जो कई वर्षों से जीवन और मृत्यु के द्वार का सा रहे हैं, ने उन्हें पहले कभी किसी के साथ इतना सौम्य नहीं देखा था। आखिर सुयान की पृष्ठभूमि क्या है कि वुजियांग के पूर्वज उसे इतना महत्व देते हैं? सुयान भी अंततः ये फैन को पुरस्कृत करने की कल्पना से उबरी और उत्साहित होकर बोली, बेशक मैं तैयार हूँ। जीवन और मृत्यु के द्वार के ऊपरी पायदान पर एक कदम और जीवन और मृत्यु के द्वार को खोखला करने की भव्य योजना शुरू करते हुए सुयान खुश कैसे नहीं हो सकती थी। अच्छा, अब से तुम मेरे पहले प्रत्यक्ष शिष्य होगे, जिसका कोड नाम युआन फेंग होगा। जीवन और मृत्यु के द्वार के सभी साधक सुयान को ईर्ष्या से देखते थे। प्रत्यक्ष शिष्य होना नियमित शिष्य होने से बिल्कुल अलग स्थिति है। सुयान सचमुच एक ही छलांग में स्वर्ग तक पहुंच गई है। इस बीच स्वामी ने विचार करना शुरू कर दिया कि क्या उसने पहले कभी सुयान को नाराज किया था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वास्तव में सुयान के साथ उसके संबंध काफी अच्छे थे। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर गुरु ने राहत की सांस ली। यह अच्छा है कि उसने उसे नाराज नहीं किया। भविष्य में सुयान के पास एक ही शब्द से अपने जीवन या मृत्यु का फैसला करने की क्षमता होगी। वह अब उसे उसी दृष्टिकोण से नहीं देख सकता था जैसा कि वह एक तुच्छ उपस्वामी के रूप में देखता था। बोधि पुराने पूर्वज की तुलना में ऐसा लगता है कि वुजियांग के पूर्वज अधिक विश्वसनीय हैं। सुयान को अपना शिष्य स्वीकार करने के बाद उन्होंने तुरंत उसे प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। सुयान को बहुत सारी असाधारण अच्छी सामग्री और सभी प्रकार के संसाधन लापरवाही से दिए गए। यद्यपि इनमें से कई संसाधन अभी उपयोगी नहीं हैं, फिर भी वे मूल्यवान हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की साधना तकनीकों के साथ सुयान को लगा कि अमर सम्राट क्षेत्र को तोड़ने से पहले उसे संसाधनों की कमी नहीं होगी। अंत में वुशियांग के पूर्वज ने सुयान से पूछा कि क्या वह साधना के लिए जीवन और मृत्यु के द्वार के मुख्यालय में उनके साथ जाने को तैयार है। इसके बारे में सोचने के बाद सुयान ने फिर भी मना कर दिया। सुयान के वर्तमान साधना स्तर के साथ वुशियांग के पूर्वज की प्रत्यक्ष शिष्या होने के बावजूद वह भीड़ को जीतने और अधिक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी। ऐसा करने के बजाय वह एक एक कदम आगे बढ़ना पसंद करेगी। सबसे पहले पूर्वी महाद्वीप पर नियंत्रण हासिल करो, फिर पूरे चांगमिंग विश्व पर शासन करो। जब उसके पास पर्याप्त साधना स्तर हो जाए तभी पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के लिए जीवन और मृत्यु के द्वार के मुख्यालय में जाएं। इसके अलावा चांगमिंग विश्व में विकास करने से भी ये परिवार को पर्याप्त सहायता मिल सकती है। वुजियांग के पूर्वज ने सुयान के विचार पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इस अवधि के दौरान वुशियांग के पूर्वज ने पहले ही सुयान की प्रतिभा को पर्याप्त रूप से देख लिया था और वह सुयान को अपने शिष्य के रूप में पाकर बेहद संतुष्ट थे। इसलिए जब तक सुयान की शर्तें अपमानजनक नहीं थीं, वुजियांग के पूर्वज मूल रूप से मना नहीं करेंगे। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के बाद वुशियांग के पूर्वज लंबे समय तक पूर्वी महाद्वीप में नहीं रुके और सीधे चले गए। हालांकि जाने से पहले वुजियांग के पूर्वज ने सुयान को एक टोकन दिया। यह टोकन वुजियांग के पूर्वज का प्रतिनिधित्व करता है।
इस टोकन के साथ भले ही सुयान जीवन और मृत्यु के द्वार के संसाधनों को बर्बाद कर दे, कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जब वू शियान के पूर्वज जा रहे थे तो वे अपने साथ किसी को ले गए जो पूर्वी महाद्वीप का मूल स्वामी था। अब से सुयान पूर्वी महाद्वीप का स्वामी है। यह खबर सुनकर सुयान बेहद उत्साहित हो गई। अन्य स्वामी जीवन और मृत्यु के द्वार के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा के कारण स्वामी को खातों की जांच किए बिना जीवन और मृत्यु के द्वार की शाखा के बारे में निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। जहां तक स्वामियों का प्रश्न है, अपनी निष्ठा के कारण वे सदैव व्यवस्थित रहते हैं तथा जीवन और मृत्यु के द्वार के हितों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि सुयान ऐसी नहीं है। आखिरकार वह एक अंदरूनी जासूस है। जो काम अन्य स्वामी नहीं कर पाते, सुयान उसे करने का साहस करता है। अन्य स्वामी जो सोचने की हिम्मत नहीं करते, सुयान सोचने की हिम्मत करता है। जीवन और मृत्यु के द्वार शाखा के खजाने के भीतर संसाधनों को देखकर सुयान के मुंह में पानी आ गया। इस बार वह सचमुच उड़ान भर सकती थी। वैसे भी इसमें कोई निगरानी नहीं है, इसलिए यदि सुयान ने खातों में थोड़ी हेराफेरी की और नकदी प्रवाह में कुछ और जोड़ दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी को पता भी चल जाए तो सुयान की स्थिति को देखते हुए कोई भी उसे दोष नहीं देगा। तब तक क्या जीवन और मृत्यु के द्वार के संसाधन ये परिवार के नहीं हो जाएंगे? अब चूंकि पूर्वी महाद्वीप उसका है, सुयान जल्द ही बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन करने की योजना बना रही है। उस समय तक पूर्वी महाद्वीप में जीवन और मृत्यु का पूरा द्वार ये परिवार के लोगों से भर जाएगा। तब पूर्वी महाद्वीप शाखा अब जीवन और मृत्यु के द्वार की शाखा नहीं होगी, बल्कि ये परिवार से संबंधित एक शाखा होगी। जीवन और मृत्यु के द्वार के संसाधनों के साथ ये परिवार के सदस्यों को बनाए रखने का विचार सुयान के लिए काफी रोमांचकारी था। जहां तक भविष्य की जांच का सवाल है, जीवन और मृत्यु के द्वार के सदस्यों द्वारा जीवन और मृत्यु के द्वार के संसाधनों का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है ना? इसके साथ ही सुयान ने जीवन और मृत्यु के द्वार को खोखला करने में पहला कदम पूरा कर लिया है। निम्नलिखित चरणों के लिए और भी अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। मूल गुरु को वूजियांग के पूर्वज दूसरे महाद्वीप में ले गए, जहां वे अभी भी गुरु के पद पर बने हुए थे। पूर्वी महाद्वीप की तुलना में विश्व के उस भाग में उसकी शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन मालिक इससे खुश नहीं हो सका, क्योंकि वह जानता था कि नानझो में उसका आना विशुद्ध रूप से सुयान के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए था। जब सुयान की साधना का स्तर बढ़ेगा तो नानझो, जो पूर्वी महाद्वीप के सबसे करीब है, निश्चित रूप से सुयान का क्षेत्र भी बन जाएगा। अंत में जब सुयान का साधना स्तर काफी ऊंचा हो जाता है तो गुरु को यह भी संदेह होता है कि वूजियांग के पूर्वज भविष्य में प्रबंधन के लिए संपूर्ण चांगमिंग दुनिया को सुयान को सौंप सकते हैं। हालांकि उन्होंने जल्द ही खुद को संभाल लिया। मोहरा बनने में कुछ भी गलत नहीं है। वह अब नानझो शाखा का अच्छी तरह से प्रबंधन करेंगे ताकि सुयान भविष्य में सुचारू रूप से कार्यभार संभाल सके। सुयान एक मजबूत जांघ की तरह है, अगर वह उसे कसकर पकड़ सके तो वह निश्चित रूप से भविष्य में उड़ान भर सकता है। वर्तमान में अन्य लोग अभी भी सुयान की पहचान नहीं जानते हैं, यह पूरी तरह से उसका अवसर है। स्वामी उत्तेजित होने लगे, उनमें तुरंत लड़ने की भावना भर गई। इस तरह का आत्मप्रेम एक भयावह दृश्य है। दूसरी ओर ये परिवार के भीतर ये फैन की 5-6 गहन कौशल और दालुओ कानून, 2 अमर कानूनों की समझ तेजी से गहन होती जा रही थी। ये फैन को अंतः गहन अमरता के बाद के मार्ग की भी स्पष्ट समझ थी। महानताओं के फूल को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, और अब ये फैन के पास संसाधनों की कमी नहीं है। 500 वर्षों से अधिक समय तक ये फैन ने शांति की तलाश नहीं की। अब जैसे ही ये परिवार से एक स्वर्ण अमर साधक उभरता है, वह सुलह की कोशिश कर सकता है। गहन अमर क्षेत्र, मैं आ रहा हूं। एक साधक के साधना स्तर को स्वर्ण अमर क्षेत्र तक बढ़ाना वर्तमान ये फैन के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। दांव फल। ये फैन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके हाथ में उच्चतम ज्ञान स्तर के 2 दांव फल प्रकट हुए। ये 3 दांव फल लॉन्गवुड अमर सम्राट द्वारा उस समय ये फैन को प्रदान किया गया मुआवजा है। यद्यपि दांव फल केवल ज्ञान श्रेणी का है, फिर भी इसका वास्तविक मूल्य किसी भी तरह से ताओवादी श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु से कम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दाओ फल का सबसे शक्तिशाली प्रभाव स्वर्गीय अमर क्षेत्र के साधकों को स्वर्ण अमर क्षेत्र में तेजी से प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना है। 2 दाओ फल जो 2 स्वर्ण अमर पैदा कर सकते हैं, पर्याप्त से अधिक हैं। एक बार जब ये फैन गहन अमर क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो स्वर्ण अमर क्षेत्र के साधकों का निर्माण करना और भी आसान हो जाएगा। ये फैन ने ये जिंटियन और ये जिन्हाई को बुलाया।
दूसरी पीढ़ी के दो सबसे बड़े भाई बहन होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले सफलता के लिए चुना गया। दांव फलों के साथ उनकी सफलता में ज्यादा समय नहीं लगा। 1 साल बाद ये फैन के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। बधाई हो मेजबान, दीर्घकालिक मिशन पूरा हो गया। फैमिली पावरहाउस 14 गोल्डन इमोर्टल पावरहाउस पूरा हो गया, दावा योग्य है। बधाई हो मेजबान, आपको इनाम मिला है मानव सम्राट स्लॉट 1 पैट्रिक ड्रैगन स्लॉट 1। ये फैन की आंखों में अफसोस की झलक दिखाई दी। यद्यपि ये दोनों स्लॉट भी शक्तिशाली हैं, लेकिन ये परिवार की समग्र ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी परिवार कीवर्ड से मिलने वाले पुरस्कार हैं। दुर्भाग्यवश इस बार कोई पारिवारिक कीवर्ड नहीं था और वह अगली बार का इंतजार कर सकता था। पैट्रिक ड्रैगन स्लॉट और मानव सम्राट स्लॉट दो महान दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानव सम्राट का दाव स्वाभाविक रूप से ये शियाओ के लिए सबसे उपयुक्त था। जहां तक पैट्रिक ड्रैगन दाव की बात है, ये फैन ने अंततः अपने और लिटिल रेड ड्रैगन के बीच ये जिनसेन को चुना। आखिरकार वह उसका अपना बेटा था और ये फैन को हमेशा थोड़ा पक्षपाती होना पड़ता था। ये जिनसेन और ये शियाओ के स्लॉट का जागरण ये जिनक्यू और अन्य लोगों की तरह सनसनीखेज नहीं था। बल जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक वे स्लॉट के महत्व को समझ सकेंगे। दूसरी ओर छोटी ताकतें अक्सर इस महत्वपूर्ण बिंदु की अनदेखी कर देती हैं। जब दोनों स्लॉट की शक्ति को पचा रहे थे, ये फैन निष्क्रिय नहीं था। उसने अराजक सृजन क्लासिक्स के गहरे दायरे में कटौती करना जारी रखा। हालांकि ये फैन को भी एक अड़चन महसूस हुई। इस स्तर के अमर कानून का सामना करने पर उसका शक्तिशाली ज्ञान भी पर्याप्त नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि पहले उसे अपनी साधना के स्तर में प्रगति करनी होगी। एक बार जब उसका साधना स्तर गहन अमर क्षेत्र तक पहुंच गया, तो अमर कानून को समझने की उसकी गति भी थोड़ी तेज हो जाएगी। सिस्टम विलय के लिए अनुरोध 0 से 1 अंतहीन शक्ति प्रकट हुई जो ये फैन के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। ये फैन ने अपना हाथ घुमाया और संसाधनों का एक समूह तुरंत सबसे आदिम कणों में बदल गया। फिर ये फैन के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे उसके दांव फल को पोषण मिला। संसाधनों की प्रचुरता के कारण उसका दांव फल बढ़ता रहा। जब यह अपने अधिकतम आकार पर पहुंच गया, तो दांव फल से एक अजीब सुगंध निकलने लगी। सुगंध से पता चला कि दांव फल पूरी तरह से पका हुआ था। महान दांव का फूल खिलने वाला था। दांव फल के शीर्ष पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। इसके बाद दरार बढ़ती गई और पूरी तरह से खुल गई। इसके बाद महान दांव के बारे में ये फैन की समझ दांव फल में जड़ पकड़ गई और पंखुड़ी दर पंखुड़ी बनती गई। प्रत्येक पंखुड़ी एक महान दांव का प्रतिनिधित्व करती थी जिसे ये फैन समझता था। 5 रंग 5 तत्वों दांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। काला अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, सुनहरा समय का प्रतिनिधित्व करता है, ग्रे अराजकता का प्रतिनिधित्व करता है। जितना अधिक दांव को समझा गया, उतना ही अधिक एक नए दांव को समझना कठिन होता गया। इसलिए अधिकांश शिखर स्वर्ण अमर शक्तियों के लिए वे केवल 3 या 4 प्रकार के दांव को ही पूरी तरह से समझ सकते थे। गहन अमर अवस्था तक पहुंचने के दौरान वे केवल 2 या 3 पंखुड़ियों में परिवर्तित हो जाते थे। यहां तक कि अधिक शक्तिशाली स्वर्ण अमर भी अधिकतम 10 प्रकार के दांव के बारे में ही जानते थे। हालांकि ये फैन का महान दांव का फूल पंखुड़ियों से घनी तरह भरा हुआ था। एक ही जड़ से खिलकर फूलों का समुद्र बन जाना। मुख्य कारणों में से एक यह था कि अराजकता के मोती के बढ़ने के साथ साथ अराजकता के विश्व दांव के बारे में ये फैन की समझ लगातार बेहतर होती जा रही थी। एक दुनिया में कितने प्रकार के दांव होते हैं? उनकी संख्या अनगिनत थी। इसी कारण ये फैन का महान दांव फूल इतना चमकदार था।